निर्माण आईएएस की जो बुक है मध्य प्रदेश की जनजाति, ये उसका चैप्टर नंबर 9 है कोरकू जनजाति। और चैप्टर नंबर 10 जो है कोल जनजाति, वो अभी इसी वीडियो में हम दोनों देखने वाले हैं। तो बात करते हैं कोरकू जनजाति की। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे दोस्त वीडियो से जुड़ जाएं। तो कोरकू जनजाति का परिचय देखेंगे पहले एक नज़र में, फिर इन चीज़ों को विस्तार से समझेंगे। कोरकू जनजाति जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आदमियों का समूह। तो कोरकू जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? आदमियों का समूह। मुंडा या कोलेरियन जनजाति की एक शाखा है। तो जो अभी हमने पहले भारिया जनजाति देखी थी, वो द्रविड़ समूह की थी। किसकी समूह की? द्रविड़ समूह की। लेकिन ये जो कोरकू जनजाति है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। कौन से हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। और गौड़ जनजाति किस प्रजाति की है, ये कमेंट करके बताइएगा। इनका मूल स्थान जो है माना जाता है बैतूल में। जो भंवरगढ़ है, वो इनका मूल स्थान माना जाता है। ये माने जाते हैं कि बैतूल के भंवरगढ़ के हैं। और वर्तमान में इनका जो भौगोलिक विस्तार है, अगर आपको कोरकू जो जनजाति देखनी है तो आपको जाना होगा सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में, नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी आदि जिले में पाए जाते हैं। इनका जो रंग है, ये काले रंग के, गोल आँखें, नाक चपटी और मोटे होंठ वाले पाए जाते हैं। उपजातियों में रूमा, नहाला, मवासी, दुलारिया, बावरिया, बंदोरिया और बोवाई कोरकू जनजाति की उपजातियां हैं। रूमा, नहाला, मवासी, दुलारिया, बावरिया, बंदोरिया और बोवाई उपजातियां हैं कोरकू जनजाति की। कोरकू जनजाति में जो गोत्र हैं, कुल जो गोत्र 36 पाए जाते हैं। और गोत्र चिन्ह इनका जो होता है वो मोर होता है। प्रमुख गोत्रों में याद रखना है आपको अखंडी, अटकोमा और उसरनवा याद रखना है। तो सभी गोत्र याद तो नहीं रखने हैं, लेकिन प्रमुख गोत्र जो होते हैं वो याद रख लेने हैं, एक बार पढ़ लेने हैं। जैसे अखंडी हो गया, अटकोमा हो गया, उसरनवा हो गया। इनका जो निवास स्थान होता है उसको ढाना कहा जाता है। और अभी जो हमने भारिया जनजाति देखी थी, उनका निवास स्थान भी ढाना ही कहते हैं उनको। कोरकू आवास गैर कोरकू कृषकों के साथ एक ही गांव में रहने वाले होते हैं। तो जो कोरकू होते हैं, ये गैर कोरकू कृषकों के साथ ही रहते हैं। एक शब्द आता है गुदनी। ये क्या होता है? स्त्रियों द्वारा जो घर की दीवार पर मुख्य चित्र, भित्ति चित्र बनाया जाता है ना, उसको गुदनी कहा जाता है। इनके सामाजिक संगठन में पडियार जो होता है, एक विशिष्ट व्यक्ति होता है। जैसे समाज में क्या होता है, कोई वृद्ध व्यक्ति होता है या महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, ऐसे ही उसे ये पडियार कहते हैं। एक होता है भोमका, जो पुरोहित होता है, धार्मिक कार्य करता है जो कोरकू जनजाति में, उसे भोमका कहा जाता है। पंचायत या समाज का जो विशिष्ट व्यक्ति होता है, प्रमुख व्यक्ति होता है, उसे पटेल कहा जाता है। लगभग सभी जनजाति में जो प्रमुख व्यक्ति होता है ना, उसको पटेल के नाम से ही जाना जाता है। महाजन जो होता है, ये पटेल के बाद दूसरा पद होता है महाजन। तो दूसरा व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति है महाजन। और एक होता है मुकरी। त्योहारों पर नाचने वालों को मुकरी कहा जाता है। तो कोरकू जनजाति के जो त्योहार होते हैं ना, पर्व उत्सव होते हैं, उनमें जो नाचने का काम करते हैं ना, उनको मुकरी कहा जाता है। भोजन की बात करें तो सीडू एक भोजन होता है जो महुए से बनी शराब होती है। कोरकू जनजाति में उसे सीडू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीडू कहा जाता है। जबकि भारिया जनजाति का मुख्य भोजन क्या होता है? पेज होता है, जो किससे बनता है? कोदो कुटकी से बनता है। वस्त्र एवं आभूषण की बात करें तो कोरकू जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं, ये पाँव में मछली के आकार की बिछिया तथा हाथों में बावटिया पहनती हैं। तो पाँव में पहनती हैं मछली के आकार की बिछिया, बिछिया तो सभी जानते हैं, और हाथों में बावटिया पहनती हैं। तो ये इनके आभूषण हैं। वहीं विवाह प्रथा में बात करें तो लमझाना विवाह होता है, प्रथा राजी बाजी विवाह होता है, गौनम विवाह होता है, सह पलायन विवाह होता है और आटो साटो विवाह, साथ ही पाटो विवाह भी इनमें शामिल है। एक शब्द आता है चिथौड़ा। चिथौड़ा में क्या होता है? विवाह में दोनों पक्षों का मध्यस्थ व्यक्ति जो होता है ना, चिथौड़ा होता है। जैसे क्या होता है, जैसे शादी विवाह होते हैं समाज में, तो उनमें एक कोई मध्य व्यक्ति होता है जो के दोनों ही पक्षों की मुलाकात करवाता है। उसी को कोरकू जनजाति में चिथौड़ा कहा जाता है। सीडू आनी जो होता है, विवाह पक्का होने पर लड़की के पिता द्वारा दिया गया जो निमंत्रण होता है, उसको सीडू आनी कहते हैं। तो कोरकू जनजाति में जब लड़की पक्ष वाले जो निमंत्रण देते हैं ना, उसको सीडू आनी कहते हैं। देखो, कुछ घरेलू उपयोगी सामग्री भी है, जैसे
चकमक, तो आग जलाने हेतु धातु का टुकड़ा चकमक, ये प्राचीन काल में इसका प्रयोग होता था। इससे शायद सभी लोग परिचित होंगे। चकमक क्या होता है? पत्थरों की बनाई जाती है चकमक, और उससे आग पैदा की जाती है, उसको बोलते हैं चकमक। जन्म मृत्यु संस्कारों में देखो, जन्म मृत्यु संस्कार में सभी में प्रचलित होता है एक नामकरण प्रथा। उसी प्रकार से कोरकू जनजाति में भी प्रचलित होती है, जब लड़की का नामकरण तीसरे दिन तथा लड़के का नामकरण 5वें दिन किया जाता है। तो कोरकू जनजाति में अगर बच्चा जन्म लेता है, अगर लड़की है तो उसका नामकरण तीसरे दिन होगा, और अगर लड़का होता है तो नामकरण जो है वो जन्म के 5वें दिन होता है। एक होता है मंडो। मंडो क्या होता है? मृत्यु भोज के दूसरे दिन मृतक की समाधि पर लकड़ी का जो स्तंभ लगाया जाता है, एक चिन्ह, स्तंभ चिन्ह गाड़ा जाता है, उसी को बोलते हैं मंडो। गुदना कला की बात करें तो मूंगनी, गोदने वाली महिला जो होती है ना, गुदना बनाती है, जिसे वर्तमान में आधुनिक रूप में कहा जाता है टैटू बनवाना, जो मेलों वेलों में आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं। जो बनाते हैं ना, उनमें जो महिलाएं होती हैं उनको मूंगनी कहा जाता है। और एक होता है कपार गोदई। एम आकार का गुदना को कपार गोदई कहा जाता है इसमें कोरकू जनजाति में। एक होता है रानी की गोदई, इसमें टी गोदई, हथेली के ऊपरी भाग में चौक गोदवाना, ये कहलाता है रानी की गोदई। तो ये अलग अलग जातियों में हम देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के। क्या है, जनजातियों में ऐसी प्रथाएं प्रचलित होती हैं। आपने देखा होगा कहीं जनजाति लोग आते हैं तो अलग अलग प्रकार के श्रृंगार देखने को मिलते हैं उनमें, है ना। इनके पर्व उत्सव में आपको याद रखना है पोला, जिरौती, डोडबली, गुड़ी पड़वा और आखा तीज। तो आखा तीज तो सभी जानते हैं, बाकी त्योहारों का भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। देवी देवताओं में इनके जो प्रमुख देवता हैं, खनेर देव। कौन है? खनेर देव। ये गांव को बीमारियों से बचाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कोरकू जनजाति में जो खनेर देव होते हैं ना, ये इनके गांव को बीमारियों से बचाते हैं। एक होता है खेड़ा देव, गांव के उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित होता है। किलार मुठवा देव जो होते हैं, ये गांव के मध्यस्थ में चबूतरा बनाया जाता है और इनकी स्थापना की जाती है। रावण एवं कुत्ते की पूजा भी कोरकू जनजाति में की जाती है। तो कोरकू जनजाति में एक चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, अभी तक जितनी भी जनजातियां पड़ी हैं ना, उनमें ठाकुर देव विशेष रूप से मिल लेते हैं देखने को, लेकिन कोरकू जनजाति में ठाकुर देव का वर्णन नहीं है। कौन कौन से देवताओं का वर्णन है? खनेर देव, खेड़ा देव और किलार मुठवा देव का, साथ ही रावण और कुत्ते की भी पूजा करते हैं। नृत्य और गान की बात करें तो कोरकू जनजाति का सर्वाधिक प्रमुख नृत्य जो है चटकोरा नृत्य है। कौन सा? चटकोरा, विशेष रूप से याद रखना है चटकोरा नृत्य। इसके बाद जो अन्य नृत्य हैं, ढांढल, जरोती, गादली, डोडबली, होरिया, चाचरी, देव दशहरा शामिल है। सजनई, फगनई एवं झामठा गीत गाए जाते हैं होली के अवसर पर। सजनई, फगनई और झामठा गीत। इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो कोरकू भाग्या, खेतों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको कोरकू भाग्या कहा जाता है। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि इनका जो आर्थिक जीवन है वो कृषि पर आधारित है। साथ ही जंगल में निवास करते हैं, तो जंगल काट कर भी खेती करते हैं ये, और जंगल से जो इनको वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनसे भी अपना गुजर बसर करते हैं। भाषा और बोली की बात करें तो कोरकू जनजाति की जो भाषा है वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है की मुंडा भाषा है। कौन सी है? मुंडा भाषा है। तो इनकी भाषा के रूप में आपको मुंडा भाषा याद रखना है, जो कि ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है। अब हम विस्तार से एक एक चीज़ को देखते हैं। तो देखो, कोर या कोरा शब्द जो है इसका अर्थ होता है आदमी, और कोरकू शब्द का अर्थ होता है आदमियों का समूह या जमात। कोरकू जनजाति ऑस्ट्रिक वंश या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मानव समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो मुंडा या कोलेरियन प्रजाति की मानी जाती हैं। कोरकू जनजाति बिंद तथा सतपुड़ा के जंगलों में जड़ें खोदते थे, इसलिए इनको कोरकू कहा जाता है। इनके उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग मत हो सकते हैं। इनके उत्पत्ति के आधार पर यह माना जाता है कि इन्हें रावण का वंशज माना जाता है। कुछ कहीं कहीं पर महादेव को अपनी सृष्टि की रचयिता मानते हैं और रावण का वंशज मानते हैं। राजपूतों को भी कहीं कहीं अपना पूर्वज मानते हैं ये। कुछ कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार महादेव ने रावण के कहने पर अपने कागदूत कागेश्वर को भावरगढ़ तथा सावलीगढ़, जो कि बैतूल जिले में है, मध्य पर्वतीय स्थल से लाल मिट्टी लाने को कहा। इस मिट्टी से महादेव ने एक पुरुष एवं एक स्त्री की आकृति बनाई, जिसका नाम था मुला तथा मूली रखा, उनमें प्राण डाले। मुला और मूलई कोरकू जनजाति के आदि पुरुष हैं और इन्हें
कोरकू का पूर्वज माना जाता है। किसको? मुला और मुलई को। इनका निर्माण कैसे हुआ है? भगवान शंकर के द्वारा मंगाई गई लाल मिट्टी से हुआ है। इतिहासकार जो डॉक्टर बैरियर एल्विन हैं, जिन्होंने जनजातियों पर विशेष शोध किया है, ये मानते हैं कि कोरकू की उत्पत्ति सगे भाई बहन के बीच यौन संबंध से स्थापित हो जाने से हुई है। बाद में महादेव ने इनका विवाह करवा दिया और जिनकी 7 संतानें हुई, इनको ही कोरकू कहा जाने लगा। तो ऐसा बैरियर एल्विन ने के रिसर्च के द्वारा पता चला है। कोरकू जनजातियों से संबंधित और भी अलग अलग मत हैं, तो सभी मत तो याद रखने नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मत याद रखने होते हैं। इनके मूल निवास की बात करें तो ऐसा माना जाता है, जो बैतूल जिले का सावलीगढ़ है ना, और भंवरगढ़ है, वहाँ पर इनका मूल निवास है। जनसंख्या इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, मात्र कुल जनजाति जनसंख्या है जो उसका 4.77% ही है, तो परसेंट में ही याद रखना है। भौगोलिक विस्तार देखें तो वर्तमान में ये सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में निवास करती है, और सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में निवास करती है। तो अगर आपको मैप का अच्छा नॉलेज है तो आप समझ पा रहे होंगे कि होशंगाबाद जिला हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, ये सभी जिले जो हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनके गोत्र की बात करें तो इनके कुल गोत्र अभी हमने देखे थे, और इनमें जो विशेष रूप से आपको याद रखना है गोत्र में, रूमा, पोतड़िया, बाबरिया, बोबई और बोंडई गोत्र याद रखने हैं। वर्तमान में कोरकुओं ने 4 जातियां समूह मोवासी, रूमा, पोतड़िया और चांदागड़िया, इनमें 4 वर्तमान में उपजातियां हैं। मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति के 2 वर्ग देखने को मिलेंगे, एक तो राज कोरकू मिलेंगे और एक मिलेंगे पोथरिया कोरकू। कौन होते हैं राज कोरकू? राज कोरकू ये भूमि स्वामी होते हैं, भूमि इनके पास भूमि होती है खुद की। और जो पोथरिया कोरकू होते हैं, जो भूमि स्वामी होते हैं, उनके बाद जो भी कोरकू होते हैं ना, उनको पोथरिया कहा जाता है, इनके पास भूमि नहीं होती है। कोरकू जनजाति में पाई जाने वाली जो उपजातियां हैं, उनमें रूमा आपको याद रखना है, नहाला याद रखना है, मवासी, दुलारिया और बाबरिया याद रखना है। साथ ही बंदोरिया और बोबई भी इनकी उपजातियां हैं। नर्मदापुर जिले के अंतर्गत पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति लोगों को बंदोरिया कहा जाता है। तो कोरकू जनजाति के लोग जो पचमढ़ी क्षेत्र में रहते हैं, उनको बंदोरिया कहा जाता है। कुल गोत्र इनके 36 हैं, है ना, और गोत्र चिन्ह जो है मोर है। क्या है? गोत्र चिन्ह मोर है, टोटम भी कहा जाता है। कोरकू जनजाति का जो गोत्र चिन्ह है वो मोर है। राजवंश मोर माना गया है, क्योंकि कोरकुओं की रक्षा सर्प आक्रमण से मयूर ने की थी, इसलिए अपना गोत्र चिन्ह मोर को मानते हैं। इनके जो प्रमुख गोत्र हैं सभी तो याद नहीं रखने हैं, कुछ खास खास याद रख लेना, जैसे अखंडी हो गया, अटकोमा हो गया, उसरनबा, कासड़ा, कलम, काजलिया, कांसल, कांसड़ी, झारा, कोल्या, खेरिया, चंगरी और चेखरेज, ये विशेष रूप से याद रखने हैं, तो 1-2 बार इनको पढ़ लेना। सामाजिक संगठन में कोरकुओं में संयुक्त तथा एकल परिवार दोनों देखने को मिलेंगे। यहाँ इनके समाज में पितृसत्तात्मक सत्ता जो है हावी है, और कोरकू परिवार में अतिथि सत्कार साधु जैसा होता है। कोरकू जोहार जोए अर्थात सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। सामाजिक संगठन में देखें तो एक होता है पडियार, ये गांव का या कोरकुओं का विशिष्ट व्यक्ति होता है। एक होता है भौम का, जो धार्मिक कार्य करता है, जिसे पुरोहित कहते हैं। पटेल, गांव का पंचायत का विशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति। इनमें कोरकुओं में गांव या समाज का संचालन करने के लिए एक पंचायत होती है, और उसमें निम्न व्यक्ति शामिल होते हैं। एक तो पटेल होता है, पटेल पंचायत का प्रमुख होता है, और जाति पंचायत में किसी भी कार्य के संपादन व विवाद की स्थिति में समाधान करता है। पटेल के बाद जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो महाजन होता है। एक व्यक्ति चौधरी होता है, जो पंचायत करने की सूचना कोरकुओं को देता है। एक व्यक्ति घेटिया होता है, घेटिया पद होता है, इसका कार्य प्रसाद बांटना होता है। और जो मुकरी होता है ना, वो नाचने का कार्य करता है, मुकरी, ये अभी हमने देखा था। गांव एवं आवास की बात करें तो ये अपने जो घर हैं, चारों ओर से बांस की बाड़ लगाते हैं घर में, अर्थात बांस से बनती है बाड़, उसे लगाते हैं। और करीब 25 फीट का इनका आंगन होता है, सभी परिवारों में देखने को मिलेगा। घरों में ठंड से बचने के लिए अंगीठी तथा गोरसी का उपयोग करते हैं, गुरसी जिसे कहा जाता है, गोरसी का उपयोग करते हैं। इनका जो गांव या बस्ती होती है जहां पर ये निवास करते हैं, उसको ढाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढाना। और हमने देखा था कि जो भारिया जनजाति है उसके निवास स्थान को भी ढाना कहा जाता है।
कोरकुओं के कतारबद्ध ओटले प्रमुखतः ढाना है। क्या है? कतारबद्ध ओटले जो हैं वो ढाना कहलाते हैं। कोरकू स्त्रियां अपने घर पर दीवारों पर कुछ एक भित्ति चित्र बनाती हैं। उसी भित्ति चित्र को गुदनी कहा जाता है। गुदनी मंगल सूचक है और ये किसी अवसरों पर बनाया जाता है। खान पान की बात करें तो इनका जो प्रमुख पान है वो है सीडू। क्या है? सीडू। ये है एक प्रकार की मदिरा होती है, शराब होती है, जो किससे बनती है? महुआ से बनती है सीडू। तो इनके खान पान में सीडू याद रखना है आपको। खान पान के आधार पर कोरकुओं के चार गुण होते हैं। एक तो होता है कोरो, जिसे आदमी कहा जाता है। ताजा व शुद्ध मांस खाने वाला व्यक्ति कोरो कहलाता है। एक होता है राक्षस, जो सड़े गले मरे पशु पक्षियों से पक्षियों का मांस खाने का काम करते हैं। कोरकू जनजाति में उन्हें राक्षस या शैतान कहा जाता है। तो कोरो देखो वो कहलाता है जो शुद्ध शाकाहारी, सॉरी मांस तो खाते हैं लेकिन शुद्ध और ताज़ा खाते हैं। और राक्षस वह कहलाते हैं जो सड़ा गला मांस खाते हैं, मरे हुए पशुओं का मांस खाते हैं, उनको राक्षस कहा जाता है। सरूका जो होते हैं वो बंदर सरूका भाजी पाल खाने वाले सरूका कहलाते हैं। और एक बाना होते हैं मधुमक्खियों का छाता तोड़ने वाली जो कोरकू जनजाति के लोग होते हैं ना, उनको बाना कहा जाता है। वस्त्र एवं आभूषण में आपको बिछिया और बावटिया याद रखना है कि कोरकू जनजाति की जो महिलाएं हैं वो मछली आकार की बिछिया और बावटिया पहनती हैं। ये भुजाओं में पहनती हैं बावटिया। जन्म संस्कार की बात करें तो देखो, कोरकू जनजाति में जब किसी लड़की का जन्म होता है तो उसका नाम तीसरे दिन होता है, रखा जाता है, नामकरण होता है। और अगर लड़के का जन्म होता है ना तो उसका 5वें दिन नामकरण किया जाता है। मृत्यु संस्कार में याद रखना है आपको मंडो या मांडा। ये क्या कहलाता है मंडो या मांडा? जब मृतक भोज होते हैं ना उसके अगले दिन ही जो जहाँ पर जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है ना, समाधि स्थल बनाया जाता है, वहाँ पर लकड़ी का एक खम्भ गाड़ा जाता है, उसी को कहा जाता है मंडो या मांडा। विवाह प्रथाओं में लमझाना या घर दमाद प्रथा, चिथौड़ा प्रथा, राजी बाजी प्रथा और तलाक और विधवा प्रथा शामिल है। जितनी भी जनजातियों संबंधी विवाह प्रथा देखी है हमने हमने उनमें एक चीज़ कॉमन देखी है कि घर दमाद प्रथा सभी में होती है। और इन जनजातियों में क्या होता है? घर दमाद प्रथा में जो दामाद होता है ना वो यहाँ पर कहाँ पर ससुराल में आके रहते हैं और ससुर की सेवा करते हैं। चिथौड़ा प्रथा में विवाह में मध्यस्थ व्यक्ति को चिथौड़ा कहा जाता है। यदि विवाह पक्का हो जाए तो लड़की का पिता सीडू आनी कहता है, अर्थात दारू का निमंत्रण होता है सीडू आनी। और सीडू अभी देखा हमने, एक प्रकार की मदिरा होती है सीडू आनी। वर पक्ष की स्त्रियां पुरुष मुडवा देव के चबूतरे, जो इनके देवता होते हैं, पर पूजा करते हैं। मुडवा देव का चबूतरा कई पत्थरों का संग्रह मात्र होता है। कोरकुओं में अधिकांश विवाह समजातीय प्रथा पर होते हैं। समगोत्रीय विवाह इनमें निषिद्ध है, अर्थात एक ही गोत्र के व्यक्तियों में विवाह संभव नहीं है। कोरकियों में गौनम विवाह, पाटो विवाह, देवर भाभी विवाह, सहपलायन विवाह और अपहरण विवाह, साथ ही आटो साटो विवाह भी शामिल हैं। इनमें एक कला बहुत ही प्रचलित है जिसे गुदना कला कहा जाता है। इसमें क्या होता है? हाथों पर ये टैटू बनवाते हैं और इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कपार गोदई या गुदना हो गया, है ना। और रानी को गोदाई, जिसमें अलग अलग प्रकार के हथेली पर डिजाइन बनाए जाते हैं। नृत्य की बात करें तो चैत मास में जो नृत्य होते हैं कोरकू जनजाति को, उनमें देव दशहरा नृत्य, चचरी नृत्य और गोंगल्या नाच। वहीं वैशाख महीने में धापरी नृत्य होता है, जिसको चटकोरा या चिरकोटा नृत्य कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में डोडबली नृत्य, ढांडल नृत्य के भी कुछ अन्य प्रकार हैं, है ना। तो जैसे भील ढांडल होता है, ढाडा ढांडल होता है, पड़ोप ढांडल होता है, ये उसके अलग प्रकार हैं। एक महत्वपूर्ण नृत्य है जिरोती नृत्य। कौन सा? जिरोती नृत्य। ये श्रवण मास में ये जिरोती नृत्य करते हैं। साथ ही आपको कुंवार मास के और कार्तिक मास के नृत्य भी याद रखने हैं, जिनमें गादली नृत्य जो है ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो चटकोरा, जिरोती और गादली ये विशेष रूप से याद रखने हैं। इनमें खम्ब स्वांग, अटारी खेड़ा, गादली, थापटी नृत्य भी शामिल हैं। तो थापटी, इस नृत्य में गाए जाने वाले गीत को थापटी सिरिंज कहा जाता है। पर्व उत्सव में आपको सिडोली प्रथा पर्व याद रखना है। ये इसमें क्या होता है? ये अपने पूर्वजों को
देव पितर में शामिल करने के लिए समर्थक कोरकू सिडोली पर्व मनाते हैं। तो जो इनके पूर्वज होते हैं ना, उनको देव पितरों में शामिल करने की एक प्रथा है। जैसे पितृपक्ष लगते हैं ना अन्य समाज में, ऐसे ही कोरकू जनजाति में भी ये पितृपक्ष हम कह सकते हैं। एक इनमें त्योहार होता है डोडबली। ये ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है डोडबली त्योहार। और एक जिरोती त्योहार होता है ना, तो जिरोती नृत्य भी देखा है हमने और जिरोती त्योहार भी होता है। ये हरियाली अमावस्या पर मनाया जाता है। इसमें डंडा नाच किया जाता है। क्या किया जाता है? डंडा नाच किया जाता है। तो डंडा नाच भी याद रखना है, साथ ही जिरोती त्योहार भी याद रखना है। एक त्योहार होता है पूरे देश में ही मनाया जाता है लगभग, गुड़ी पड़वा का त्योहार। ये चैत माह में मनाया जाने वाला त्योहार है गुड़ी पड़वा। आखा तीज जो होती है ये बैसाख महीने में मनाई जाती है। और पोला जो होता है ये कृष्ण पक्ष की अमावस्या पड़वा को पोला त्योहार मनाया जाता है। एक देव दशहरा त्योहार होता है। दिवाली तो सभी जगह मनाई जाती है, तो कोरकू जनजाति के लोग भी दिवाली मनाते हैं। होली का त्योहार भी मनाते हैं और इसमें सजनई फगनई गीत गाते हैं ये, साथ ही झामटा गीत का भी गायन करते हैं। इनकी जो भाषा है वो मुंडा भाषा है। कौन सी है? मुंडा भाषा परिवार है। मुंडा भाषा याद रखनी है आपको। इसकी अपनी कोई लिपि नहीं है। धार्मिक जीवन एवं परंपराओं में हम इनके देवी देवताओं की बात करें तो आपको महादेव, रावण, मेघनाथ, महावीर देव, किलार मुठबा देव, डोंगर देव, खेड़ा देव, सूर्य चंद्रमा और नर्मदा ताप्ती माई और पूर्वजों की ये पूजा करते हैं। ये होली के अवसर पर रावण की पूजा करते हैं। और कोरकुओं के गांव में मेघनाथ खम्बावस होता है। खनेर देव की स्थापना करते हैं ये, ताकि गांव को बीमारियों से बचाया जा सके। और किलार मुठबा देव जो हैं, इनका चबूतरा गांव के बीचों बीच देखने को मिलता है। खेड़ा देव जो हैं, ये इनकी स्थापना गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में होती है। वहीं सिंदरा देव को कोरकुओं का एक अन्य प्रमुख देवता माना जाता है। कोरकू जनजाति के लोग कुत्ता की भी पूजा करते हैं। साथ ही इनमें जादू टोना प्रथा भी प्रचलित है। इनमें जादू टोना जो जानकार होता है, जादू टोना करने वाला तांत्रिक जो होता है, गुनिया जो होता है इनमें, उसको पडियार कहा जाता है। तो कोरकू जनजाति में गुनिया को क्या कहा जाता है? तंत्र विद्या या जड़ी बूटी से संबंधित जो कार्य करता है ना, उसको पडियार कहते हैं। वहीं बीरवट जो होता है ना, वो राक्षसी शक्तियों का उपयोग करते हैं कोरकू जनजाति में बीरवट। जादू टोना करने वाली अगर कोई महिला होती है तो उसको कोरकू भगोरा डुकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? भगोरा डुकरी कहा जाता है महिला को, अगर कोई जादू टोना जानती है। इनका जो आर्थिक जीवन है कृषि पर निर्भर है। और ये खेतों में काम करने वाले कोरकू भाग्या कहलाते हैं। कोरकू जंगल काट कर खेती करते हैं। इस प्रथा को बदलाव प्रथा कहा जाता है। धीरे धीरे ये प्रथा भी खत्म हो रही है। पहाड़ी अंचल के कोरकू वन विभाग के लिए लकड़ियां ढोते हैं। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो ये चकमक से आग को जलाते हैं, है ना। चकमक धातुओं के दो टुकड़ों से बनाई जाती है चकमक, उससे ये आग को पैदा करते हैं। और कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र जो है वो खंडवा जिले में है। ये विशेष रूप से याद रखना है। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? खंडवा जिले में है। अब हम बात कर लेते हैं अगली जो हमारी जनजाति है, कोल जनजाति। तो इसका आप एक बार रिवीजन कर लेना, और एमसीक्यू तो हम लगाएंगे ही बाद में, तो उसके लिए आपको भी तैयार रहना है। एमसीक्यू सीरीज अलग से आएगी, तो उसके वीडियो भी देख लेने हैं। अब हम कोल जनजाति की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोल जनजाति को एक नज़र में देखें तो कोल जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और यह क्वेश्चन हमने कम्युनिटी में डाला था, जिसके लगभग 800 लोगों ने जवाब दिया है और सही जवाब दिया है लगभग 95% लोगों ने। तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि कंपटीशन कितना है। मुंडा समूह की प्राचीन जनजाति, इसके पूर्वज रीवा रियासत के स्वामी हैं। तो कोल जनजाति जो है इसके पूर्वज रीवा रियासत के स्वामी माने जाते हैं। कोयला की खदानों में कार्य करते हैं ये लोग, इसलिए इनको कोल कहा जाता है। कोल जनजाति का जो वर्णन है आपको रामायण महाभारत ग्रंथों में देखने को मिलेगा। अर्थात इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। कोल जनजाति का वर्णन कहाँ मिलता है? रामायण और महाभारत में मिलता है। ये कोयला की खदानों में कार्य करते हैं, इसलिए इनको कोल कहा जाता है। इनकी प्रजाति कौन सी है? आस्ट्रिक परिवार के हैं। और इनका उपनाम क्या है? कोलेरियन है। किसने दिया है? मैक्स मूलर ने। मूल स्थान कोल जनजाति का रीवा के बरदी राजा क्षेत्र के कुराली को माना जाता है इनका मूल स्थान।
इनकी जनसंख्या देखें तो मध्य प्रदेश की जो कुल जनजाति की जनसंख्या है ना, उसका 7.6% है। और भौगोलिक विस्तार इनका कहाँ है, तो आपको कोल जनजाति बघेलखंड क्षेत्र, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल में देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी कोल जनजाति? रीवा, सीधी, सतना, शहडोल जिले में आपको देखने को मिलेगी। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो इनका रंग काला होता है, कद मध्यम होता है, होंठ मोटे होते हैं और माथा जो है वो उभरा हुआ होता है। उपजातियों में इनके 2 वर्ग हैं, रौतिया और रौतेले। ये याद रखना है विशेष रूप से, रौतिया और रौतेले। प्रमुख उपजातियों में रौतिया, दसोरा, कगबारिया, मड़नहा, कठौतिया, मवासी, ठाकुरिया, रेवरिया और बिंज अन्य उपजातियां हैं इनकी। तो इनकी उपजातियों में 2 वर्ग हैं, एक तो रौतिया और रौतेले, किसके? कोल जनजाति के। इनके गांव या आवास की बात करें तो ये खुले में निवास करते हैं, जिन्हें कोलिन टोला कहा जाता है। तो कोल जनजाति के जो लोग हैं वो खुले में निवास करते हैं और इसको क्या कहा जाता है? कोलिन टोला कहा जाता है। जिन क्षेत्रों में कोलों की आबादी घनी होती है उन्हें कोल्हान, यानी कि पूरा गांव कोलों का है, ये कहा जाता है कोल्हान। इनके सामाजिक संगठन की बात करें तो एक पंचायत होती है जिसे गोहिया कहा जाता है। तो कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। उसमें एक मुकद्दम होता है जो कि गांव का प्रमुख होता है, एक चौधरी होता है, एक बरुआ होता है जो कि धार्मिक नेता होता है, भुईहार होता है, ये बरुआ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण नेता होता है या पद होता है। न्यूतिहा होता है, ये आमंत्रण या न्योते देने वाला होता है, न्यूतिहा। भोजन की बात करें तो गरीब कोल कोदई भाजी खाते हैं, वहीं पर्व त्योहारों पर ये सुआरी या पूरी बनाते हैं। महुआ की मदाइन मुख्य पदार्थ का सेवन करते हैं। तो जनजातियों में एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है कि सारी की सारी जनजातियों में ये लोग जो है ना मदिरा का सेवन करते हैं, दारू का, है ना। वस्त्र एवं आभूषण की बात करें तो पुरुष जो हैं वो धोती कुर्ता साफा पहनते हैं, वहीं महिलाएं जो हैं ये धोती अर्थात परदनी, बंडी पहनती हैं तथा कान में ढार यानी कि फूल और नाक में फुलिया पहनती हैं। इनमें विवाह प्रथाओं में मंगनी विवाह जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, राजी बाजी विवाह होता है और विधवा विवाह भी शामिल है। गौड़ धोबा जो होता है, शादी की बात पक्की हो जाने पर लड़की का पिता मेहमानों के पैर धोता है, उसको गोड़ धोबा कहलाता है। मगरोहन, सजन, मूडा या गौरा खूंटा आदि कोलों में विशेष कलात्मक विवाह स्तंभ होते हैं, तो ये भी संबंधित है, इनको भी याद रखना है। गौड़ धोबा विशेष रूप से याद रखना है। जन्म मृत्यु संस्कारों में आसव मदाइन जो होता है ना, ये प्रसव पीड़ा होने पर महिलाओं को कष्ट निवारण हेतु दी जाने वाली विशेष शराब होती है, आसव मदाइन। वहीं बरहब जो होता है ना, शिशु जन्म के 12वें दिन रिश्तेदारों द्वारा एवं परिवारों वालों को बुलाकर माता पिता सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, उसको बरहब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरहब कहा जाता है। अन्य जनजातियों की तरह इनमें भी गुदना प्रथा प्रचलित है, गुदना गदवाने की। तो गुदनहार, वे स्त्रियां गुदना लिखने का कार्य करती हैं, उनको गुदनहार कहा जाता है। पर्व एवं त्योहारों में हरियाली अमावस्या मनाते हैं, ये नागपंचमी भी मनाते हैं, जन्माष्टमी, हरतालिका, तीज, नवदुर्गा, खिचरई हाई और नवाखानी पर्व को मनाते हैं। तो लगभग वे सब त्यौहार देखने को मिल रहे हैं जो हिंदू लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं। देवी देवताओं में ठाकुर देव जो कि ग्राम के प्रमुख रक्षक होते हैं, बड़का देव, घासी घमसान देव भी शामिल हैं। नृत्य एवं गाय में कोल दहका जो कि सर्वाधिक प्रिय है कोल जनजाति में, कोल दहका, कहरा नृत्य, सोहर गीत, कजली गीत और टप्पा गान शामिल हैं। आर्थिक जीवन में कोयला की खदानों में कार्य करना एवं औद्योगिक श्रमिक। भाषा एवं बोली मुंडा एवं कोल भाषा एवं क्षेत्रीय बघेली बोली बोलते हैं, क्योंकि बघेलखंड से संबंधित है। मुंडा एवं कोल भाषा को भी विशेष रूप से याद रखना है। अन्य तथ्य की बात करें तो राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण जो है, इसकी स्थापना 6 जून 2011 को की गई है। किसकी? राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण की। अब हम इनको विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले इनके परिचय, उत्पत्ति, जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कोल जनजाति। ये ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति है। किसकी है? ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति है। और मैक्स मूलर ने कोल या कोलेरियन कहा है इन्हें। क्या कहा है मैक्स मूलर ने? कोल या कोलेरियन कहा है। इनसे संबंधित जो निवास है इनका,
कोल जनजाति के पूर्वज रीवा रियासत के स्वामी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के कोल अपना मूल निवास रीवा जिले का फरेंदा गांव मानते हैं, जबकि मिर्जापुर के कोल अपना मूल निवास पूर्व रीवा राज्य के बर्दी राजा क्षेत्र को मानते हैं, कुराली गांव को मानते हैं। ये गंगा घाटी में अपना राज्य मानते हैं कि गंगा घाटी में इनका अपना राज्य है। वहीं वहाँ के अन्य दूसरे राजाओं ने इन्हें इनके राज्य से वंचित कर दिया, जिसके कारण ये दक्षिण के जंगलों में आकर बस गए, जिसे कोलना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलना कहते हैं। इनकी उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विचार हैं, अलग अलग प्रथाएं हैं, तो उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार देख लेना। लेकिन हाँ, जो विशेष रूप से याद रखना है वो ये है कि कोल रामायणकालीन सबरी से भी अपना संबंध बताते हैं और अपने को सबरी की संतान मानते हैं। महाभारत में भी कोलों की उत्पत्ति के कथा सूत्र हैं। इनके नामकरण से संबंधित देखें तो कोल या मुंडा अपनी बोली में अपने सदस्यों को हर, होर, हो या कोरो के नाम से पुकारते हैं। इन शब्दों का अर्थ मानव होता है और यह संभावना है कि आर्य भाषा भाषियों ने जब होर या कोरो शब्द सुने हो तो उन लोगों को कोल नाम दे दिया होगा। संस्कृत में कोल शब्द का अर्थ शुकर होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कोल की यह व्युत्पत्ति ठीक नहीं है। कोल जनजाति भी इस शब्द पर अपना विरोध प्रकट करते हैं। संभव है कि कोल शब्द का उद्भव मुंडारी हो, होर या होरो से हुआ हो, जो कालांतर में कोरो, कोलो या कोल हुए। इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो देखें तो कोल जनजाति का संस्कृति और इतिहास पुरातन है। कोल, भील, निषाद, सवर आदि जातियों का वर्णन रामायणकालीन और महाभारत के पांडवों के वनवास के समय से मिलता है, तो ये एक प्राचीन कालीन जनजाति है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कोल किरातों का वर्णन अयोध्या के राजा रामचंद्र भाई लक्ष्मण व सीता के साथ वन गमन के अवसर पर उनके चित्रकूट आगमन पर किया है। महाभारत काल में भी एक बड़ा प्रतापी, बलशाली और मायावी कोल राजा हुआ, जो अपने कृत्यों के कारण कोल दैत्य कहलाया। गार्गी संहिता में कोल दैत्य का उल्लेख देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में जो अस्थिर पंजर मिले हैं, इसमें कोल, मुंडा, मुख मुद्रा वाले मानवों के अवशेष भी मिले हैं और आर्यों के पूर्व कोल, किरात, नाग, यक्ष, किन्नर, कुंदिड़, कुड़िंद और खस यहाँ के मूल निवासी थे। आदिवासी राजा दिवोदास ने आर्यों के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े, ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। ऋग्वेद में सौपच, चंडाल, बुक्कल, कोलहट्टी, बुरुंड आदि कई जनजातियों का नाम आया है। संभवतः कोलहट्टी नाम कोलों से लिए प्रयुक्त हुआ हो, बाद में कोलहट्टी से कोल या कोल हो गए हों। देखो, कोहेटा सीधी में एक कोल ने अपने पूर्वजों से सुनी जानकारी के आधार पर बताया कि 15वीं सदी में सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में माडा की कोल राजा मणिनिहा ने महाराणा प्रताप के सैन्य बल में काफ़ी सहायता की। किसने? मणिनिहा ने विंध्याचल की ओर प्रस्थान किया और अपने सैन्य बल पराक्रम में से एक छोटे से राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी माडा बेडनसीडी में की थी। त्योंथर जो है, त्योंथर में आज भी कोल राजा की गढ़ी है। त्योंथर का नाम पहले शेरगढ़ था। कोल राजा ने यह नाम बदलकर त्योंथर कर दिया था। जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और ये कुल जनजाति जनसंख्या 7.6% है। तो कितनी है? 7.6% है जनजाति जनसंख्या का। भौगोलिक विस्तार इनका कहाँ पर? रीवा के मूल निवास जो है रीवा के बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली को माना जाता है। वहीं वर्तमान में ये आपको बिंद कैमूर श्रेणी में देखने को मिलेंगे। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, बघेलखंड क्षेत्र में इनका निवास देखने को मिलेगा कोल जनजाति का। शारीरिक विशेषताएं हमें देखनी नहीं है, हम गोत्र पर आते हैं। तो दो मुख्य उपजातियां वर्ग हैं इनमें, एक तो रोतिया और एक होते हैं रौतेली। इनके अतिरिक्त राउतिया, दसोरा, मड़नहा, कगबारिया, काठोतिया, मवासी, ठाकुरिया, रेवरिया और बिंज अन्य उपजातियां हैं। कोलों को कुरकरी कुल या बाण की अवस्था जिन्हें गोत्र माना जाता है और कोलों में मुख्य उपभेदों की संख्या 7 रही है। कितनी रही है? 7 रही है इनमें मुख्य गोत्रों की संख्या।
यहाँ पर कुछ और भी गोत्र दिए हुए हैं, उपभेद दिए हुए हैं, तो उनको याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ें याद नहीं रखनी है, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था में पुरुषों प्रधान इनका जो परिवार होते हैं वो पितृसत्तात्मक होते हैं, पुरुषों की प्रधानता होती है। कोल परिवार एकल और संयुक्त दोनों देखने को मिलेंगे आपको, और आर्थिक सुदृढ़ता लाने में पुरुषों की तरह महिलाएं भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। सामाजिक संगठन में कोल जनजाति में कई गांवों की एक समिति पंचायत होती है, जो विभिन्न आवश्यकता और उद्देश्यों को तय करती है तथा विवादों का निपटारा करती है। कोल जनजातियों की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है, और जो पंचायत का प्रमुख होता है ना, उसको मुकद्दम कहा जाता है। पंचायत के फैसलों को ना मानने तथा विवादों के निपटारे के लिए दंड स्वरूप पूरे गांव पंचों को भोज देना दंडित व्यक्ति के लिए आवश्यक है। दंड को कोल कोदई भाजी कहते हैं। जो दंड होता है ना, उसको कोदई भाजी कहते हैं। यदि दंडित व्यक्ति या परिवार पंचायत के निर्णय से अप्रसन्न है तो उसकी बात सुनने के लिए पुनः पंचायत बुलवाई जा सकती है। समाज के हित में कार्य करना तथा जातीय नियम बंधनों का पालन करना सभी लोगों का परम कर्तव्य है। यही कारण है कि कोल अपनी जातीय पंचायत और सदस्यों के प्रति पूर्ण आस्था व सम्मान रखते हैं। सामाजिक संगठन में मुखिया या चौधरी, मुकद्दम, बरुआ, भुईहार, ओझा, पंडा, देवार, न्यूतिया और महतो का महत्वपूर्ण स्थान है। एक सदस्य होता है चौधरी। यह क्या करता है? यह सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। चौधरी, महतो या गोटिया भी कहते हैं इसको। प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ ये जो होता है ना चौधरी, सामाजिक कार्यों में भी मुखिया की अहम भूमिका निभाता है। मुखिया की आज्ञा के बिना ना कोई पूजन हो सकता है और ना ही कोई त्यौहार मनाया जा सकता है। बरुआ जो होता है ना, यह कोलों का धार्मिक नेता होता है। कौन? बरुआ धार्मिक नेता होता है। और जो भुईहार होता है, ये बरुआ के बाद महत्वपूर्ण पद है भुईहार। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भुईहार को कहीं कहीं ओझा, पंडा या देवार भी कहते हैं। इनमें जड़ी बूटियों और तंत्र मंत्र से संबंधित व्यक्ति भी होता है, और सभी प्रकार के शादी विवाहों से संबंधित व्यक्ति भी कार्य करता है। एक होता है न्यूतिहा। निमंत्रण या आमंत्रण करने वाला न्यूतिहा कहलाता है, जो कोल समाज का ही व्यक्ति होता है। कहीं कहीं न्योता देने का कार्य करता है नाई, और यहाँ पर कौन करता है? न्यूतिहा करता है। इनके गांव या आवास की बात करें तो जो घर होते हैं प्रायः मिट्टी, घास फूस के बने होते हैं, जिसे मड़िया या झोपड़ी कहते हैं। और कोल जनजाति अधिकांशतः अपने गांव खुले स्थान पर बसते हैं। इनके गांव में को कोलिन टोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके गांव को कोलिन टोला कहा जाता है। जिस क्षेत्र गांव में कोलों की आबादी घनी हो उसे कोल्हान कहा जाता है। तो जहाँ पर कोल जो है सघन मात्रा में देखने को मिलेंगे आपको, उस क्षेत्र को कोल्हन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्हन कहा जाता है। खान पान भोजन की बात करें तो ये जो गरीब कोल होते हैं ना, वो कोदई भाजी खाते हैं। पर्व त्योहारों के समय पूरियां बनाई जाती हैं, जिसे सुआरी कहा जाता है। और महुआ की मदिरा, मदाइन इनका प्रमुख पेय पदार्थ है, तो महुआ की मदिरा का भी सेवन करते हैं। वस्त्र एवं आभूषण में अभी देखा हमने कि पुरुष जो होते हैं वो कुर्ता पजामा पगड़ी लगाते हैं, वहीं महिलाएं जो होती हैं वो नाक में पुलिया, हाथों में अंगूठी और पाँव में बिछिया पहनती हैं। इनकी सांस्कृतिक परंपरा और मान्यताओं की बात करें तो जन्म संस्कार के लिए कोल जनजाति में प्रसव को जनना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव को जनना कहते हैं। प्रसव काल में स्त्रियों को ज़्यादा दर्द या कष्ट होता है, तो कष्ट निवारण के लिए कोल कभी कभी महुआ की आसव मदाइन स्त्री को पिलाते हैं, अर्थात एक प्रकार की शराब को पिलाते हैं। शिशु जन्म के बाद खिड़ी यानी कि थैली को सोबरिया घर में गड्ढा खोदकर जच्चा स्वयं गाड़ती है। थैली सुरक्षित रखने की दृष्टि से ही इसे गाड़ा जाता है। बरहब एक होता है। बरहब शिशु के जन्म के 12वें दिन रिश्तेदार कुटुंबियों को आमंत्रित किया जाता है, उसको बरहब कहते हैं। मुंडन संस्कार भी इनमें होता है ना। और अब हम बात करते हैं विवाह एवं विवाह प्रथाओं की। कोल जनजाति में बहु विवाह प्रथा प्रचलित है। कौन सी बहु विवाह प्रथा? इनमें बधू मूल का प्रचलन नहीं है। और कोल जनजाति जो है मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह, विधवा विवाह सब प्रचलित हैं ये, है ना। मंगनी विवाह को ये सर्वश्रेष्ठ विवाह मानते हैं। कोल जनजाति में लड़की और लड़के वाले दोनों पक्षों द्वारा संबंध तय करने के प्रस्ताव की परंपरा मिलती है। सामान्यतः लड़के वाले ही प्रस्ताव रखते हैं। लड़के के रिश्तेदार मामा फूफा लड़की वाले के यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुंचकर मुखिया के सामने संबंध का प्रस्ताव रखते हैं। लड़की का पिता परिवार और गांव के बुजुर्गों से सलाह मशवरा कर अपना निर्णय लेता है।
यदि बात पक्की हो जाती है तो लड़की का पिता मेहमानों के पैर धुलाता है, जिसे गोड़ धोबा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोड़ धोबा कहते हैं। अगर शादी पक्की हो जाती है तो लड़की का जो पिता होता है वो मेहमानों के पैर धुलाता है, उसी को गोड़ धोबा कहते हैं। एक होता है मांगर माटी। मांगर माटी के दिन से विवाह का शुभारंभ होता है। इस दिन कोल महिलाएं और कुंवारी कन्याएं जो हैं गीत गाती हुई सिर पर बांस की 5-7 टोकरी लेकर मांगर माटी लेने जाती हैं, है ना। एक सुबासा या सुबासिन मिट्टी खोदकर टोकरियों में डालती हैं। कुंवारी कन्याएं व विवाहित स्त्रियां जो होती हैं मिट्टी रखी टोकरियों को सिर पर रखकर गीत गाती हुई लौटती हैं। इसी को सुबासा या सुबारिन कहा जाता है। मगरोहन चौतरा, ये 5-7 छोटे छोटे चूल्हे बनाए जाते हैं, इसको मगरोहन चौतरा कहा जाता है। जब मांगर माटी की रस्म हो जाती है उसके बाद निश्चित तिथि को मड़वा गाड़ने का कार्य किया जाता है। नजदीकी 4 रिश्तेदार आंगन में 4 गड्ढा खोदते हैं। गड्ढों में भूमि का नेंग डालकर मड़वा की बल्लियां जो है वो गाड़ते हैं। बल्लियों के ऊपर बांस बल्लियां डालकर लगाकर जामुन डार या किसी अन्य वृक्ष की हरी शाखाओं से मंडपाच्छादन करते हैं। इसी दिन 4 सरई और गुंजई वृक्ष की लकड़ी से बड़ई या सुबासा विवाह खंभ मगरोहन बनाकर पंडित के निर्देशानुसार मड़वा के नीचे बीचों बीच गड्ढा खोदकर उसमें हल्दी सुपारी जैसा डालकर शुभ मुहूर्त में स्थापित करते हैं। सुवासा को मगरोहन बनाने के लिए नेंग दिया जाता है। नेंग में 25 या से 50 रुपए और सीधा सामान दाल चावल और आटा देते हैं। इतनी विस्तार से जानकारी याद रखने की जरूरत नहीं है। मगरोहन स्थापना के बाद शुभ मुहूर्त में मड़वा नीचे आंगन में पाट बिछाकर लड़के या लड़की को हल्दी तेल लगाया जाता है। हल्दी तेल सुबासा या सुबासिन लगाती हैं। इस नए अवसर पर हल्दी के गीत गाए जाते हैं। नए छोर चढ़ावा कंगना बंधना कुंवर कलेवा परछन जैसी रस्में मड़वा से संपन्न होती हैं। विवाह संबंधी मामलों में कोई महिला एक पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती है तो उन महिलाओं को कोदई भाजी की सजा दी जाती है, जिसमें उसको पूरे कोल परिवार में भोजन करवाना होता है। कलात्मक विवाह स्तंभ तो ये क्या है? मध्य प्रदेश की अनेक जनजातियों में विवाह मंडप के नीचे आंगन में विवाह स्तंभ लगाने की परंपरा है। विवाह स्तंभ कलात्मक और आकर्षक होते हैं। विवाह स्तंभ को मगरोहन मगरोही मगरोहन खाम सजन मूड़ा या गौरा खूंटा कहते हैं। मगरोहन लड़की से निर्मित मांगलिक प्रतीक चिन्ह होता है। ये मृत्यु संस्कारों में देखो दफनाने और जल दाग दोनों ही प्रचलित है ना। दफनाने जलाने और जल दाग तीनों ही प्रचलित हैं। और अगर बच्चे या कम उम्र के अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफनाया जाता है। जो बूढ़ा या स्त्रियां भी होती है ना उनको अग्निदाह की जाती है। साथ ही अग्निदाह के जो तीसरा दिन होता है उसमें कोल तथा रिश्तेदार जो होते हैं एकत्र होकर हाड़ खार के लिए शमशान जाते हैं। मतलब इसको शायद खारी उठना कहते हैं आमतौर पर, है ना। तो हाड़ खार इकट्ठे करते हैं और उनको गंगा में विसर्जित करते हैं ताकि उनका उद्धार हो सके, ऐसा माना जाता है। गोदना कला भी इनमें प्रचलित है, तो इसको हमने अभी पहले देख ही लिया था कि गोदना कला में क्या क्या प्रचलित है ना। बच्चों के खेल की बात करें कोल जनजाति में तो लुकोड़ा आनी की आंख मिचौली, सुटोरा, सोन गांडी, खोखी, अक्खो बक्खो और छेरी का जुग्गल। खेल और भी बहुत सारे हैं तो इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है ना। इनसे तो नहीं बनना चाहिए। पर्व एवं उत्सव की बात करें तो हरियाली अमावस्या, जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, नवदुर्गा, दीपावली, खिचराई, शिवरात्रि, होली और नवरात्रि याद रखना है। ये सारे के सारे हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं ना ये मनाते हैं कोल जनजाति के लोग। नवाखानी पर्व मनाते हैं, इसको देख लो। नए अनाज के आने पर त्योहार मनाया जाता है। नई धान आने पर कोल सर्वप्रथम धान अपने देवी देवता को चढ़ाते हैं। अपने पूर्वजों की स्मृति में घर में बने चौरा पर नई धान का चावल बनाकर पूर्वजों को भोग लगाते हैं। ये होता है नवाखानी त्योहार। इनका धार्मिक जीवन कैसा है तो इनका देवी देवताओं में जिन पर अटूट आस्था रखते हैं वे किसी भी संकट में अपने देवी देवता गुनिया पंडा बरुआ की शरण में जाते हैं।
देवी देवताओं संबंधी कई मिथ कथाएं प्रचलित हैं और जो उन्हें धार्मिक और आस्तिक बनाती हैं। इनके देवी देवताओं में कोल जनजाति में ठाकुर देव याद रखना है, ये ग्राम के देवता होते हैं, साथ ही रक्षक भी होते हैं। ठाकुर देव के बरुआ होते हैं जिन्हें समय समय पर भाव आते हैं। तो जो बरुआ होते हैं ना, पंडा टाइप के, उनको भाव आते हैं। गांव में बीमारी आने पर ठाकुर देव की पूजा की जाती है और ठाकुर देव का जो स्थान होता है वो गांव से बाहर होता है, किसी वृक्ष के नीचे। वृक्ष के ऊपर सफेद ध्वज बांधा जाता है। प्रत्येक पर्व त्योहार पर ठाकुर देव की होम धूप देकर पूजा की जाती है। बड़का देव की बात करें तो ये कोलों का विश्वास है कि बड़का देव सभी वस्तुओं में व्याप्त है, इसलिए महादेव बड़का देव के रूप में पूजे जाते हैं। बड़का देव या बड़ा देव की कल्पना हर जनजाति समूहों में देखने को मिलती है। गांव की पूर्वी दिशा में बड़का देव का स्थान रहता है। वर्ष में एक बार बड़का देव की सामूहिक पूजा की जाती है। एक चौतरा पर अनगढ़ मूर्ति के रूप में बड़का देव स्थापित न की जाती है, कहीं कहीं मड़िया भी बना दी जाती है। बड़का देव सर्वशक्ति संपन्न देव हैं, ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अहीर बाबा की बात करें तो अहीर बाबा मुख्यतः अहीरों के देव हैं। उनके संपर्क में रहने के कारण कोल भी अहीर बाबा को मानते हैं। तो अहीर बाबा जो होते हैं ये अहीरों के देव हैं। इनके संपर्क में रहने के कारण कोल जनजाति के जो लोग हैं वह भी इन्हें मानते हैं और घर के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर एक घर के कोने में चौतरा बनाकर तथा अथवा जमीन के मिट्टी के दो शिवलिंग जैसी आकृतियां बनाकर अहीर बाबा बाबाइन की स्थापना की जाती है। नवदुर्गा पूजन भी करते हैं ये, है ना। साथ ही घासी घमसान जो है कोलों के पूर्वज हैं। घासी घमसान कौन है? कोलों के पूर्वज हैं। तो इतना ही याद रखना है और कुछ जरूरत नहीं है याद रखने की। सन्यासी देव को भी ये पूजते हैं और बनसती देवी को भी पूजते हैं। वन ग्रामों में रहती हैं बनसती देवी। शारदा माई को पूजते हैं। शारदा माई मैहर वाली को कोल जनजाति के लोग पूजते हैं। नवदुर्गा में जाकर उनका पूजन करते हैं और नवदुर्गा जो त्योहार आता है ना उसको भी ये मानते हैं। जादू टोना से संबंधित देखें तो इनमें जादू टोना झाड़ फूक अत्यधिक प्रचलित है और इनका विश्वास भी बहुत होता है। दीपावली के बाद गुरु अपने शिष्यों को मंत्र चौपाई याद करने के लिए देता है। जो शिष्य मंत्र दीक्षा में खरा उतरता है या योग्य होता है उसे पाठ चेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाठ चेला कहा जाता है। तो ये जो कथन है ना इसको याद रख लेना है कि पाठ चेला किसे कहते हैं। इनमें कई प्रकार के मंत्र प्रचलित हैं, जैसे विषनाशक मंत्र, सर्प से रक्षा हेतु, टोना टोटका का दोष हटाने के लिए मंत्र, नृत्य गायन और की बात करें तो कोल दह की विशेष रूप से याद रखना है। यह कोलों का पारंपरिक नृत्य है। कौन सा है? पारंपरिक नृत्य है और सर्वप्रिय नृत्य है कोलों का कोल दह का या कोल दह की। कोल दह का अर्थ होता है कोलों का दहकना, यानी अति उत्साह, उमंग और आनंद के साथ कुशल हस्तपद संचलन और अपनी आदिम ऊर्जा के साथ नृत्य करते हैं। इसमें ये सगाई, विवाह, छठी आदि के उत्सव पर कोल दह का कहरा, दोतलिया और नारदी नृत्य किए जाते हैं। इसे कोल्हाई नाच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्हाई नाच भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कोलों का जो पारंपरिक नृत्य है कोल दह का या कोल दह की। कहरा नृत्य की बात करें तो इसका प्रचलन जो है बघेलखंड क्षेत्र में है। कहरा नृत्य कोलों के अलावा बारी जाति में भी यह विशेष रूप से प्रचलित है। कहरा नृत्य, इसमें क्या होता है, स्त्री पुरुष दोनों अलग अलग शैलियों में नाचते हैं और कहरा नृत्य में मुख्य ताल कहरवा है। कहरवा या कहरवा ताल के कारण ही इस नृत्य का नाम कहरा पड़ा है। तो कहरा नृत्य है जो है कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। कोल दहका और कहरा। गीत भी ये बहुत सारे गाते हैं, जैसे शादी विवाह के अवसर पे मांगर माटी गाती हैं, है ना। तेल चढ़ावा, मड़वा, लावा परोसन, सोहरा, हिंदली, कजली, है ना। ये याद रखने हैं कुछ कुछ। आर्थिक जीवन जो है इनका खेती और वनोपज पर निर्भर है, तो इतना ही याद रखना है। साथ ही इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, कोयले की खानों पर इनकी जनजाति जो है अर्थव्यवस्था पूर्णतः निर्धारित की जाती है। कोल जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है कोलों की खानों पर निर्भर है। मुंडा या कोल भाषा बोलते हैं ये। मुंडा या कोल भाषा इनकी भाषा है, बोलियां हैं, अधिक प्राचीन मानी जाती हैं। कोल पहले मुंडा भाषाओं का व्यवहार करते थे, लेकिन क्षेत्रीय बोली का प्रभाव से ये मुंडा भाषा को भूल गए हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कोल क्षेत्रीय बोली बघेली बोलते हैं। इनमें सतना के कोल बुंदेली मिश्रित बघेली भी बोलते हैं।
स्कूलों में पहेलियाँ, कथाएं, कहावतें भी प्रचलित हैं। परंपरानुसार सोहर गीत, विवाह गीत, नृत्य गीत, दादर, फाग, भगत, हिंदली, कजली, ये सब ये गाते हैं, इनका वाचन करते हैं। पहेलियों की बात करें तो कोलों की वाचिक परंपरा में पहेलियों का भंडार है। पहेलियों को कहिन या कहीना कहीं कहीना कहते हैं। कहीनी का ताना बाना इतना जटिल होता है कि उन्हें बूझने के लिए काफी मानसिक श्रम करना होता है। एक दोहे में कहीनी के महत्व को वर्णन है। कहीनी कहे बिटहीणी, कहीनी का नेवरुआ टेढ़। पता नहीं इसका मीनिंग क्या होता है। कोल जनजाति में कहावतें भी प्रचलित हैं। कहावतों को उखान या कहनूत कहा जाता है। कहावत का शाब्दिक अर्थ होता है कही हुई बात। राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण की बात करें तो इसका जो गठन है 6 जून 2011 को किया गया है। राज्य स्तरीय कोल जनजाति अभिकरण। इसका उद्देश्य कोल जनजाति के विकास के लिए पृथक आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास करना है और अभिकरण के कार्यों का जिला स्तर पर संचालन हेतु कोल बाहुल क्षेत्र जिलों में जिला कार्यालय में कोल जनजाति विकास प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है। तो ये तो था कोल जनजाति से संबंधित टॉपिक। अब कोल जनजाति से संबंधित टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक है वो है अन्य जनजातियां, है ना। अध्याय क्रमांक 11 जो है अन्य प्रमुख जनजातियां, तो छोटी छोटी जनजातियां जो बची हुई है ना, वो इस टॉपिक में हम देखेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।